धुरंधर के रिसर्च में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। वो क्या माइंडसेट होता है कि भारत की सुरक्षा एजेंसी में शामिल हुआ एक अधिकारी थर्ड क्लास की जिंदगी पाकिस्तान में जाकर जी रहा है, इस आशा में कि रोज अपने देश की वो काम आ जाएगा। वो नवी हम उसको नहीं जानते, हम रविंदर कौशिक को ही जानते। उसकी तड़पना याद आती है। ये गलत धारणा है। 90% से ज़्यादा लोग जो ऐसे कोर्ट ऑपरेशन में जाते हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम नहीं करते। ज़रूरी नहीं है वो हिंदुस्तानी हो। लाल किले का हमला होता है, लाल किले पर हम मौजूद हैं और बेचारे 10 लोग मारे जाते हैं या 12 लोग मारे जाते हैं, 30 लोग इंजर्ड होते हैं 24 घंटे में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक बॉम्बिंग होती है, 10 लोग मारे जाते हैं, 30 लोग इंजर्ड होते हैं। क्या आपको पता था इसके बारे में? आपका रोल क्या था धुरंधर में? मेरा बहुत छोटा सा रोल था कि जितना भी रिसर्च है इसको लेकर, जो असली वाकये हुए हैं उनको देखना, उनको जांचना, उनको परखना। मेरे साथ एक और मेरे मित्र थे, दिव्या एस, जो इसको देख रहे थे और शूट में भी बहुत जिनको आपने डिस्क्लोज नहीं किया है। जिनको मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, मैं तो यही कहूंगा। वैसे आपकी पत्नी का नाम भी दिव्या है? मेरी पत्नी का नाम दिव्या कोचर है। हाँ। और ये दिव्या है, दिव्या नहीं है, दिव्या एस। और कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी के कारण हैं जो बातचीत नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहूँगा शुभांकर कि जितना अहम रोल अननोन गनमैन का है पाकिस्तान में, उतना ही अहम रोल उनका है। और उनकी जो है उनके खिलाफ कुछ ना हो, कुछ ऐसा चीज़ ना हो, इसलिए उनको रखा हुआ। आगे उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपको कह दूँ कि जितना भी इसका रिसर्च हुआ उस पर हमने बहुत ही चीज़ें जांची, परखी और बहुत चीज़ें हमने रियल लाइफ लोगों से बातचीत की जो इसमें इन्वॉल्व थे बहुत सारे ऑपरेशंस में। और छोटा सा वाकया अगर आप बोले तो मैं आपको सुनाऊं कि 2022 में मैंने एक मीडिया संस्था ज्वाइन किया था जहां आप मेरे कलीग थे। और वहां पे मैं पहला या दूसरा दिन ही था, बैठा हुआ था, तो मुझे किसी का सोर्स का फ़ोन आया और बोला कि पाकिस्तान में एक जाहिद अखुंद करके है कराची में, वो मारा गया है और ये कारपेंटर है। तो मैंने बोला कारपेंटर मारा गया तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? बोला नहीं आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मैंने बोला ठीक है, देखा जाए। तो मैं पता करने लगा जाहिद अखुंद या वहाँ पर क्या हमला हुआ है, मीडिया ये वो। एक मुझे छोटी सी मीडिया क्लिपिंग आई थिंक जियो टीवी या कहीं मिली कि किसी बंदे को मारा गया है। इतना छोटा सा एक न्यूज़ क्लिपिंग था। अब मैंने पाकिस्तान में जो पत्रकार मित्र हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने पता किया, उन्होंने बोला हाँ हुआ तो है लेकिन इसमें मीडिया रिपोर्टिंग नहीं हो रही। तो मैंने क्यों? बोला कि नहीं, हमें बताया गया है कि इसको रिपोर्ट नहीं करना है। तो मैंने यार थोड़ा पता करो कौन है क्या है। तो उन्होंने पता किया, उन्होंने बोला ये जाहिद अखुंद तो है लेकिन इसका दूसरा नाम है ज़हूर मिस्त्री। IC-814 का जो यंगेस्ट किडनैपर था वो ज़हूर मिस्त्री था और उसको मार दिया था अननोन गनमैन ने। 2 लोग बाइक पे आते हैं, उसको मारते हैं, उसका फ़ोटो लेते हैं, जो फ़ोटो मेरे पास आता है और वो स्टोरी में करता हूँ कि अननोन गनमैन पाकिस्तान में क्या कर रहा है। इस पर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, देखी। ये डॉक्यूमेंट्री आदित्य ने देखी और आदित्य से मैं उरी के टाइम से ही संपर्क में था, मैंने आर्मी से उनकी बातचीत कराई थी उरी के समय। तो उन्होंने बोला बॉस ये तो ज़बरदस्त है, इस पर तो फिल्म बननी चाहिए। वो ऑलरेडी उनके दिमाग में एक स्पाई थ्रिलर था कि पाकिस्तान को लेके बनाना पड़ेगा। और उन्हीं दिनों से ये रूमर्स अब चालू हो गए थे कि कुछ तो अननोन गनमैन है। अब ये अफगान है, बलोच है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, कौन है किसी को नहीं पता। अब मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सख्त सवाल है। सवाल इसलिए हैं क्योंकि जो नए बच्चे धुरंधर देख कर आ रहे हैं वो किताब की जगह धुरंधर से हिस्ट्री के लेसन ले रहे हैं और वो बहुत खुश हैं। मतलब मैं भी देख के आया, मैं बहुत खुश था। मेरे जहन में बचपन से सवाल था, आपने दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं मारा? पिक्चर में कहा गया कि भाई हर बार मारना जरूरी थोड़ी ना होता है, जो रोज मारने में मजा है बिल्कुल सही बात, वो एक बार में कहा है। सही बात। तो अब मैं प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूं क्योंकि फिल्म में तो डिस्क्लेमर दिखा दिया आपने, लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर जिसमें आपने कहा इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मोदी जी का फुटेज तो असली लगाया था। मुझे क्यों लग रहा है कि अब मैं जो है आईबी या रॉ के इंट्रोगेशन रूम में बैठा हूँ और शुभांकर मेरी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। सिंपल सवाल है। तो जो नया बच्चा आपको सुन रहा हो उसको आप क्या बताओगे? धुरंधर फैक्ट के लिए देखो या मजा लेने के लिए केवल देखो? आप एंटरटेन होने के लिए देखिए। सबसे पहले फिल्में तो एंटरटेन होने के लिए होती हैं और कोई डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री देखनी है आप NDTV देखिए, आप मेरा जो है शो देखिए, आप मेरी न्यूज़ कवरेज देखिए, आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, ट्विटर फॉलो कीजिए।
और उसमें देखिए कि मैं क्या न्यूज़ रिपोर्ट्स करता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट्री हमारे यहाँ कहावत कहते हैं सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेटेजिक है कोई तो होगा ना। तो लेकिन मैं इसमें कहूँगा कि ये जो है सच के ऊपर आधारित फिल्म है, और जब सच के ऊपर आधारित फिल्म होती है उसको डायरेक्टर का प्रेरोगेटिव रहता है कि वो सिनेमैटिक लेंस से कैसे उसको मैग्नीफाई करे। तो इसमें अलग अलग वाक्य हैं। अब इसमें सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म, आप सवाल ना पूछिए, मैं ही आपको बता देता हूं कि भाई क्या आप मोदी के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, क्या आप बीजेपी सरकार के ऊपर फिल्म बना रहे हैं? आपने डीमोनेटाइजेशन में तो आपने दिखाया नहीं कि कितनी त्रासदी हुई। भाई शुभांकर, मैं भी लाइन में खड़ा हुआ था, मैं भी मतलब देख रहा था कि भाई क्या होगा, पैसे चले जाएंगे। मैं खान मार्केट में खाना खा रहा था उस दिन, और मुझे अर्नब गोस्वामी का फ़ोन आया कि भाई कुछ तो होने वाला है, ये 3 चीफ्स जो हैं मिलिट्री के वो मिल रहे हैं मोदी से, तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं होगी, कुछ होने वाला है। तो हमें लगा कुछ होगा, तो मैं जल्दी से खान मार्केट छोड़ के प्रधानमंत्री कार्यालय घर पे चला गया LKM में, और वहाँ खड़ा हुआ। मैं सिर्फ अकेला पत्रकार था वहाँ पर और कोई नहीं। और अचानक से 8 बजे जो है डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट हुआ, और सबसे पहले मैंने अपना वॉलेट देखा, थैंकफुली वहाँ करेंसी नहीं थी। लेकिन 6 महीने के बाद जब वो अवधि खत्म हो गई कि आप नोट दे सकते हैं और ये नहीं हो सकता, अचानक 5 से 10 हज़ार रुपये मेरे किसी अलमारी से निकले, और मैं सोचता रहा कि अब ये 10 हज़ार का क्या होगा। अब तो वो एक मोमेंटो बन गया है। लेकिन हाँ, लोगों ने सफ़र किया। बिल्कुल आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं सरकार को, मैकेनिज्म्स हैं, डेमोक्रेसी है, आप सोशल मीडिया पे लिखिए, आप कोर्ट जाइए, आप अलग अलग चीज़ें करिए, लेकिन ये एक डायरेक्टर का प्रेरोगेटिव नहीं, मैं वो पॉइंट पे जा ही नहीं रहा। मेरी सिर्फ जिज्ञासा है, क्योंकि आप रिसर्च वाले पार्ट पर थे, कि कितना क्लोज हम गए जो मैं बिलीव कर सकूं। कई चीजें मेरे लिए भी शॉकिंग थी, जैसे उसमें नोटबंदी का जिक्र आपने किया। अब नोटबंदी में जिन 2 भाइयों की कहानी आपने दिखाई जो ऊपर से गिर पड़ा, वो घटना एग्जैक्टली हुई थी। मैंने उसके ऊपर स्टोरी की, वो बंदा ऊपर से वैसे ही गिरा था, वो डिमोनेटाइजेशन के कुछ ही टाइम के बाद। इन कहानियों के रिसर्च में इस घटना में रियलिटी थी, या आपने जो एक कहते हैं कि कुछ इशारा मिला तुक्को में उसको जोड़ के निकाल दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत गंभीर रूप से जो है इस पे इन्वेस्टिगेट हुआ। आदित्य दर की जो सिनेमैटिक टीम थी उन्होंने अलग रिसर्च की, और हम लोगों ने, मैंने और दिव्या ने अलग रिसर्च की। और बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते थे, जैसे 26/11 का हमला हुआ, लेकिन जैसे पार्लियामेंट का हमला हुआ, भाई कैसे हुआ, उसमें सीक्वेंस क्या थी, उस वक्त की जो रिपोर्टाज थी, क्योंकि बहुत कम चैनल थे उस वक्त, तो कैसे रिपोर्टाज हुई, क्या हुई, अलग अलग वाक्यों को रिकाउंट कैसे हम किया जाए। अब मेरा जो ज़्यादातर प्रेरोगेटिव था वो आतंकवाद को लेकर था, वो काउंटर टेररिज्म को लेकर था कि क्या हुआ और इंडिया का रिस्पॉन्स इसमें। बट ये नोटबंदी वाला सच्चा किस्सा था, कितने पैसे आने वाले थे, इसी वजह से ऐसा हुआ? देखिए, कितने पैसे आने वाले थे, क्या मैं था, एग्जैक्ट नंबर पे मैं नंबर पे नहीं जा रहा, लेकिन हुआ। क्या एक बड़ा अमाउंट आने वाला था जिसको रोकने के लिए फैसला लिया गया? अतीक अहमद की कहानी भी सच्ची है। लेकिन अतीक की कहानी कैसे सच्ची? मैंने अभी अतीक को लेकर जिन्होंने किताब लिखी सारी मसारी, वो अभी मेरे पास आ चुके हैं। यूपी के डीजीपी साहब जिनको आपने दिखाया है, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। वो बड़े नाराज हो रहे थे कि उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की, बिना मुझसे बात की मेरा कैरेक्टर जो है दिखा दिया। चलो बाद में फेमस हो गया तो कोई बात नहीं है। बट उनमें से जितना मैंने इनसाइडर समझने की कोशिश की, वो कह रहे हैं कि अतीक आखिरी दिनों में अतीक ने माना था कि उसके ISI से लिंक थे। जी बिल्कुल। जो उसकी FIR में दर्ज है, जो प्रूफ भी नहीं हुए अभी तक, जिक्र है। अतीक बदमाश था, अपराधी था, लेकिन पाकिस्तान से जुड़ा था। ये वो कहते हैं कि हमारे लिए भी नया था। देखिए, बिल्कुल नया नहीं था। उनका खुद का कन्फेशन है कि ISI आखिरी दिनों लश्कर का लिंक, एकदम आखिरी दिनों। देखिए, आखिरी दिनों में हो या पहले हो, था तो एक तथ्य तो है। ओपन डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर यूपी पुलिस का और बाकियों का है। अब इसमें आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। अगर कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम है और लगता है कि भाई गलत तथ्य दिखाए गए। अतीक कोई महान आदमी नहीं थे। अतीक के 1000 कांड हैं जो मैं जानता हूं। बिल्कुल, उन्होंने भी बात कही, लेकिन ये कहा कि उसको आतंकवादी दिखाना थोड़ा इजी था, वो प्रूफ नहीं हुआ था, FIR में केवल दर्ज हुआ था। देखिए, आतंकवादी नहीं दिखा रहे, लेकिन कॉन्डुइट तो है। आप कश्मीर के संदर्भ में देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। 17 में जब NIA की बहुत बड़ी रेड हुई, तो सिर्फ आतंकवादियों को नहीं पकड़ा गया। जो कॉन्डुइट्स थे, जो एक वाइट कॉलर टेररिस्ट थे, जिसमें आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, जिसमें आप अध्यापक हो सकते हैं, जिसमें आप शॉपकीपर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक मिडिलमैन थे पैसे इधर उधर करने के लिए या हथियार इधर उधर करने के लिए। वो लोग आज भी तिहाड़ में हैं। आज 2026 है। तो अतीक अहमद भी, चाहे वो ड्रग्स हों, चाहे वो सप्लाई ऑफ आर्म्स हों, चाहे वो ISI के साथ लिंक हो, ये है। ऐसे बहुत सारे OGWs हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स ऑल अक्रॉस इंडिया, जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। अब आपको नहीं, अगर ऐसे कुछ लोगों को इससे तकलीफ है तो आप फिल्म बनाइए।
हमारा जो बॉलीवुड है, ये तो आपने वो यूट्यूबर वाली बात कह दी। नहीं वो जो एक नहीं एक यूट्यूबर ने कहा था ना कि पठान से दिक्कत, तुम्हें अपनी फिल्म बना लो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम पर ये होता था, हम पर ये सवाल उठते थे और बॉलीवुड पे सवाल उठते थे कि अभी तक एक लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है। और जब मैं क्रिटिसाइज करता था, मुझे याद है कई गुजरात के ऊपर, कश्मीर के ऊपर फिल्में बनी और मैं उन पर लेटर टू द एडिटर लिखता था या फिर डायरेक्टर्स को ईमेल लिखता था। वो वहाँ से मुझे जवाब देते थे, अरे यार आपके पास तो बहुत अच्छा ये है, आपके पास तो जानकारी है, आप फिल्म बनाइए। तो आज मैं उनको कहता हूँ कि लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है तो आप फिल्म क्यों नहीं बनाते? ठीक है, मैं उनको हटाता हूँ। मैंने धुरंधर 1 पर एक वीडियो बनाया था, जिसके बाद आपने मुझे एक मैसेज किया। मैंने बनाया था मेजर मोहित शर्मा, क्योंकि मुझे प्रथम दृष्टया लग रहा था कि धुरंधर की कहानी जो है जसकीरत, उस टाइम जसकीरत इतना ओपन नहीं हुआ था, हमजा की कहानी जो है वो मेजर मोहित शर्मा पर कहानी है। उसे लोगों ने बहुत पसंद भी किया, वीडियो को वायरल भी मेरा हुआ। फिर आपने मुझे मैसेज किया कि ये मेजर मोहित शर्मा पर नहीं है, कहीं कहीं तो टुकड़ों टुकड़ों में उठाया होगा आपने कई सारे किरदारों को। जी, हमजा बनाते वक्त कितने इंडिया के जो ऐसे लोग थे वो आपके जहन में थे? जैसे मुझे मेजर मोहित शर्मा जहन में लग रहे थे, थोड़े रविंद्र कौशिक भी मुझे दिखाई पड़ रहे थे। जी, आप लोगों ने जब इसकी रिसर्च की तो कितने भारतीय जाबाजों को मिलाकर ये हमजा बनाया? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, क्योंकि मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मेजर मोहित शर्मा पे ये फिल्म बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि जो जिस तरीके के लंबे बाल थे, दाढ़ी थी, कैरेक्टर था, वो लग रहा था, और वो भी गए थे ऐसे मेजर मोहित शर्मा है। लेकिन परिवार के साथ मेरी सांत्वना, मेजर मोहित शर्मा को मेरा सैल्यूट। मैंने आर्मी के ऊपर पिछले 18 साल से रिपोर्ट किया है, खासकर कश्मीर से। तो मेजर मोहित शर्मा नॉर्थ कश्मीर में कुपवारा के पास वहाँ पर जो है अपना काम कर रहे थे भारत के लिए, और बहुत अच्छा सटीक काम किया। मुझे लगता है कि इस पर फिल्म भी आनी चाहिए कि मेजर मोहित शर्मा ने कितना शानदार भारत के लिए अपना सैक्रिफाइस, कुर्बानी दी है। लेकिन वो कश्मीर में काम कर रहे थे। ऐसे लोग आज भी जो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, एनडीटीवी डिबेट पे अभी एक महिला आई थी, एक्ट्रेस मुंबई से, और कह रही थी, अरे ये तो मुझे मेजर मोहित शर्मा में इस साल से इस साल मेजर मोहित शर्मा पाकिस्तान में थे और आपने तो अलग ही ये दिखाया। मतलब मैडम, इंडियन आर्मी पाकिस्तान में काम नहीं करती, ये आपको बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए। आप क्रिटिसाइज कीजिए धुरंधर को, आदित्य को, मुझे गालियाँ दीजिए, दैट्स ओके, बट तथ्य तो आपके पास होना चाहिए। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं, कोवर्ट ऑपरेशन होता है, और जितने भी हमारे एम्बेसीज और हाई कमीशन है किसी भी देश का, उधर 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स होते हैं, डिप्लोमेटिक कवर पे काम करते हैं। ये ओपन सीक्रेट है, हर जगह ऐसा होता है। तो आपने जो ये सवाल पूछा कि कौन आपके जहन में था, तो एक नहीं था, कई ऐसे लोग थे, कई ऐसी कहानियां। मैंने इसीलिए पहले ही कहा, क्योंकि मैं वो सतही सवाल पूछ ही नहीं रहा हूँ कि भाई किसी एक आदमी को बनाया। मुझे पता है कि हमजा में 10-12 लोग हैं। तो एक तो मैंने कहा कि मुझे रविंद्र कौशिक भी दिखाई पड़े, मेजर मोहित शर्मा थोड़ा दिखाई पड़े कि वो भी ऐसे गए थे, एक ऑपरेशन को अंजाम दिया था। और कोई ऐसे नाम बताए ताकि उनकी कहानियां हम कम से कम पढ़ सके, जिन्होंने अपना योगदान दिया हो, आने वाली पीढ़ी पढ़ सके, हम जैसे लोग उन पर वीडियोस बना सकें, ताकि कम से कम पता हो कि इनको हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखिए, खासतौर पर वो जो अब जीवित नहीं है। बिल्कुल सही बात है। चक्कर तो ये है कि धुरंधर बनाई ही इसलिए कि जो नाम नहीं पता, तो इसलिए एक ऐसा नाम बनाया जाए कि हम उसको सैल्यूट करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ तो क्लासिफाइड हैं, पूरी तरीके से बाहर नहीं आई। अब एक कहानी रविंद्र कौशिक की या फिर सरबजीत की या कुलभूषण जाधव की, जिनको मैं स्पाई नहीं मानता, मैं बस नाम बता रहा हूँ कि उनका पाकिस्तान से आया है, ये सामने आया है। लेकिन ज़्यादातर जो ऑपरेशंस होते हैं ये कोवर्ट रहते हैं, ये क्लासिफाइड रहते हैं और कई दशकों तक सामने नहीं आते। तो हमने भी जो जो चीज़ें हमें पता चली, रियल लाइफ कैरेक्टर्स थे, और जो इनसाइड इंडियन इंटेलिजेंस, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, इनसाइड इंडियन इंटेलिजेंस जो लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने रीएनैक्ट करके बताया कि क्या क्या होता है। और इसमें एक और चीज़ मैं बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने किसी को वहाँ भेजा, अब वो जिसको भेजा वो ज़रूरी नहीं है कि इसमें तो जसकीरत है इंडिया से गया है, वो कहीं और से भी जा सकता है और वहाँ पर रहता है, और धीरे धीरे वो एक गैंग में रहता है, उसको ग्रूम करता है। उसकी ज़रूरत वहाँ अभी नहीं है, लेकिन उसको प्लांट किया हुआ है, और 20 साल बाद, 15 साल बाद जो इसकी ज़रूरत आ सकती है। तो ऐसे बहुत ऑपरेशंस रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, क्योंकि नाम तो मैं रिवील नहीं कर सकता, इट्स अ कोवर्ट ऑपरेशन, इट्स कम्प्लीटली क्लासिफाइड, बट धुरंधर जो है एक अननोन गनमैन जो इंडिया के जाबाज रहे हों, जिन्होंने इंडिया के लिए काम किया हो पाकिस्तान में, उनके लिए एक सैल्यूट है, उनके लिए एक मेमोयर है, और उनके लिए एक ऐसी कहानी है जो भारतवर्ष को जोड़े। और हम प्राउड हों कि आर्मी के ऊपर, पुलिस के ऊपर, पैरामिलिट्री के ऊपर तो हम कहानियाँ देखते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको पता है कि हम
अपनी जान न्यौछावर करने वाले हैं, अपने परिवार को बुलाने वाले हैं, लेकिन भारत हमारे लिए सबसे ज़्यादा ये माइंडसेट मुझे जरा समझाओ आप, क्योंकि मैं रविंद्र कौशिक के परिवार से भी समझना चाह रहा था। जैसे आपने कहा कि ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान गए, वहाँ किसी गैंग में शामिल हो गए, कोई नौकरी करने लगे छोटी मोटी, और 20 साल तक चुपचाप काम कर रहे हैं। वो क्या माइंडसेट होता है कि भारत की सुरक्षा एजेंसी में शामिल हुआ एक अधिकारी एक थर्ड क्लास की जिंदगी पाकिस्तान में जाकर जी रहा है, इस आशा में कि रोज अपने देश के वो काम आ जाएगा, और ये जानते हुए कि अगर इस बीच वो पकड़ा गया तो ना उसका देश उससे पूछेगा, ना उसके परिवार को कुछ मिलेगा। रविंद्र कौशिक शायद भारत के इकलौते व्यक्ति हैं जिनके परिवार को उनके मरणोपरांत 500 रुपए महीना पेंशन उनकी माताजी को मिलती थी, केवल 500 रुपए। वो खुश इस बात से थे कि ये 500 रुपए स्टैब्लिश कर रहे थे कि लड़का हमारा हिंदुस्तान का था। पैसे तो नहीं थे उसमें 500, बाकी को तो वो भी नसीब नहीं हुआ। देखिए शुभांकर, ये गलत धारणा है कि इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करने वाला व्यक्ति ही पाकिस्तान जा रहा है, या किसी दूसरे देश का बंदा किसी दूसरे देश जा रहा है जो इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर रहा हो। मेरा ये मानना है जसकीरा जैसा भी हो सकता है। 90% से ज़्यादा लोग जो ऐसे कोवर्ट ऑपरेशन में जाते हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम नहीं करते। मतलब आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन ही इज़ नॉट एन इनसाइडर ऑफ दैट इंटेलिजेंस एजेंसी। केयरफुली उस आदमी को देखा गया है, उसकी मानसिकता देखी गई है, उसकी कैपेबिलिटी देखी गई है, और फिर जाके जो है अंजाम दिया गया है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है वो हिंदुस्तानी हो, ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा हो। और एक एग्जाम्पल दे के मैं इसको छोड़ूंगा। लाल किले का हमला होता है, बेचारे 10 लोग मारे जाते हैं या 12 लोग मारे जाते हैं, 30 लोग इंजर्ड होते हैं, बहुत ही दर्दनाक। उसके अगले दिन 24 घंटे में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर एक बॉम्बिंग होती है, 10 लोग मारे जाते हैं, 30 लोग इंजर्ड होते हैं। क्या आपको पता था इसके बारे में? सुना था मैंने। ऐसी कई घटनाएं मैं सुनता रहता हूं जो हमारे यहाँ होती है, इसके 1-2 दिन में वहां भी होती है। तो बताया गया कि अफगान थे और अफगान ने किया था, और बलूचिस्तान और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। अब आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान नहीं दिखाएगा आपको, पाकिस्तान की मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन जो कश्मीर में 30 साल से हो रहा था वो आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। हर दिन फ्रंटियर कोर, पाकिस्तान आर्मी, पंजाबी पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो बार बार मारे जा रहे हैं। उनके साथ पिछले खासकर 3 से 4 साल में जो हुआ है वो बयान नहीं कर सकते। इसलिए आसिम मुनीर प्रेशर में थे, इसलिए आसिम मुनीर ने पहलगाम की घटना करी। अगर आप पहलगाम की घटना से पहले पाकिस्तान में एक पोल कराते कि कितना कॉन्फिडेंस था लोगों को पाकिस्तान आर्मी में या आसिम मुनीर में, तो 30% या 20% ही लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे। इमरान खान की जो पूरी तरीके से वाहवाही हो रही थी, ये हो रहा था। पहलगाम की घटना घटती है और इमीडिएटली 85 to 90% जो पॉपुलेशन है पूरा आसिम मुनीर के पीछे खड़ी हुई है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान आर्मी की, हमेशा से रही है कि जब भी पीस होता है, जब भी इंटरनली उनको कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि भाई हमारे खिलाफ एक मुहिम छिड़ गई है। क्योंकि आपको आई थिंक पिछले साल था या पिछले से पिछले साल 9 मई की घटना याद होगी, जब पूरे इमरान खान के सपोर्टर पाकिस्तान आर्मी के घरों में, उनके दफ्तरों में, इंटेलिजेंस के हर जगह त्रासदी मचा दी। पूरे वहाँ पर लोगों के, आर्मी के घर जला दिए। लाहौर कोर कमांडर के वहाँ से तो वो क्या बोलते हैं, चिकन हैन वैन सब कुछ निकाल दिया, रेफ्रिजरेटर निकाल दिया, पीकॉक वहाँ से निकाल दिए। तो बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट उनको हुई। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए, इमरान खान से ध्यान भटकाने के लिए, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए वो कश्मीर में आतंकवादी हमला करते हैं, और पूरा इंटरनेशनल जो है फोकस वहाँ हो जाता है। और अमेरिका आज भी समझ नहीं रहा, क्योंकि हम सीज फायर की बात कर रहे थे अभी। अमेरिका को बेवकूफ़ पाकिस्तान बार बार बना चुका है, चाहे वो वॉर ऑन टेरर पूरी तरीके से 20 साल से चलता रहा, या खासकर अफगानिस्तान में जो दोहा पीस टॉक्स हुए उसमें पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा था और बार बार अमेरिका को कर रहा था, कोई बात नहीं, आपका एग्जिट होगा, एग्जिट प्लान किया जाएगा ट्रंप के पहले टर्म में, और कुछ नहीं होगा। और आप देखिए 15 अगस्त 2021 को जब अमेरिका वहाँ से निकला मजबूरन और तालिबान ने जबरन कब्जा कर दिया, तब कैसे वहाँ की जो एयरफोर्स थी अमेरिका की वहाँ से निकल रही थी और लोग अटके हुए थे पूरी तरीके से उस पर। ऐसी एम्बैरसमेंट कभी आपने देखी है अमेरिका की? इससे पहले वियतनाम में हुआ था, लेकिन जो विजुअल हामिद करज़ाई एयरपोर्ट काबुल से आए वो कभी नहीं, वो मुझे आज भी विचलित करते हैं। तो ऊपर चले गए थे, ऊपर से गिर गए थे, ऊपर से गिर गए थे। और कट टू 2026, आज अमेरिका कहता है कि ईरान के खिलाफ हमारी इतनी बड़ी जीत हुई है,
हमने उनकी नेवी, एयरफोर्स सबको तबाह कर दिया है। लेकिन वो ये नहीं कहते कि आज भी ईरान मिसाइल दाग रहा है उनके खिलाफ, आज भी, क्योंकि इनिशियली उन्होंने क्या कहा था कि ईरान के लोगों की मदद कर रहेंगे, उनकी खुद की डेमोक्रेटिक सरकार के लिए रेजिम को हटा दिया जाएगा। लेकिन आज एक अयतुल्ला को मार के एक नए अयतुल्ला ने सरकार अपनी बनाई, वही लोग सरकार में हैं, वही राष्ट्रपति है, वही फॉरेन मिनिस्टर है, और वही जो इस्लामी धारणा है उनकी सुप्रीम कमांडर की, वही चल रही है। जो उनका कुछ नहीं बदला। वीक हुआ था वो और स्ट्रेंथ हो गया उनका। कि मुझे तो लग रहा है कि अमेरिका डिप्लोमेटिकली और ग्लोबल जो अपने ऑर्डर में जितना वीक आज है उतना वीक कभी नहीं रहा है।